हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था है, हम बहुत समय से अखबारों के माध्यम से, इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से और कई जो लेजिस्लेशन को और स्टेट्स की इकोनॉमी को जो स्टडी करते हैं रिपोर्ट्स, उनके माध्यम से हम देखते हैं कि हिमाचल एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं। हमारे स्टेट की जो फाइनेंसेस है उनकी हालत ख़राब है। कर्ज में हिमाचल निरंतर जा रहा है। कई बार हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट लोन लेकर के जो है तनख्वाहें और अपने जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है उसको मीट आउट कर रही है। तो ये स्थिति हमारी इस वक्त है। तो ऐसा क्यों है, क्या स्थिति है, इस विषय में हम एक छोटा सा चर्चा करेंगे ताकि युवा साथियों को पता लगे कि स्थिति वास्तविकता में है क्या। यदि हम देखें तो हिमाचल का जो स्टेट जीडीपी है वो 2000 करोड़ के लगभग है। काफ़ी अच्छी हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ रेट भी अच्छी है। परंतु जो सरकार के बजट में जो आय और व्यय का जो ब्यौरा है, वहीं से हमें हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस का पता लग जाता है। साधारण भाषा में बोलें, जो एक परिवार साल में कमाता है, अगर उससे अधिक वो साल में खर्च करता है तो डेफिनेटली वो परिवार घाटे में जा रहा है। पहले वो अपनी सेविंग बेचेगा, बाद में अपनी ज़मीन बेचेगा और उसके बाद उसकी कुड़की हो जाएगी। वही स्थिति हमारे हिमाचल की भी है। निरंतर कई सालों से हिमाचल जो है कर्जा लेकर के अपने साल के बजट को मीट आउट कर रहा है। और ये स्थिति निरंतर जितने भी मुख्यमंत्री है, कोई जयराम जी नहीं, ये वीरभद्र सिंह या धूमल, जितने भी मुख्यमंत्री आए, निरंतर ये स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। हालांकि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट था 2003 का, FRBM, जिसके बाद ये नई पेंशन की व्यवस्था की गई, जिसका आज विरोध हो रहा है, उसमें भी कहा गया था कि हमें अपना जो फिजिकल डिफिसिट है वो बजट के 4% से अधिक नहीं बढ़ाना है। और इस वक्त हमारा जो फिजिकल डिफिसिट है वो 5% के टच कर रहा है और बड़ी जल्दी उससे भी क्रॉस कर जाएगा। तो बेसिकली हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो संकट में, हिमाचल की जो विशेषकर अर्थव्यवस्था ना कहें तो राज्य की जो फाइनेंसेज है वो संकट में है। ये इसका एक सीधा सबूत है। और अगर हम ब्रीफ में मैं आपको एक आइडिया दूं आंकड़ों का, तो अगर हम देखें हमारा जो एक्सपेंडिचर 22-23 में जो प्रपोज किया गया है वो लगभग 44,000 करोड़ के लगभग प्रपोज किया गया है। जबकि हमारी जो इनकम है, हमारे स्टेट को जो रेवेन्यू से इनकम होगी या कोई और हमारी सेंटर से ग्रांट आएगी, उसके तहत हमारे पास लगभग 37,000 करोड़ है। तो 44,000 आप खर्च कर रहे हैं, 37,000 करोड़ हमारे पास है। तो कॉमन सेंस की बात है, जो इसमें 7-8 हज़ार का करोड़ का जो गैप है वो डिफिसिट हो गया हमारा। और ये डिफिसिट निरंतर बढ़ रहा है। हमारा ना केवल फिजिकल डिफिसिट है बल्कि हमारा रेवेन्यू डिफिसिट भी है। मतलब स्टेट जो सुविधाएं देता है, जो सर्विसेज देता है, उस सर्विस को देने के लिए जो उसको खर्चा करना पड़ता है, वो जो वहाँ से इनकम आती है उससे ज़्यादा वो खर्चा है। मतलब एक दुकानदार जो दुकान खोलता है, उसके लिए वो जो क्वार्टर में रहता है, उसका दुकान का किराया देता है, सामान डालता है, तो जो उसको महीने का वहाँ देना पड़ता है उससे ज़्यादा वो देता है, मिलता उसको कम है। दुकान पूरी तरह से घाटे में चली हुई है स्टेट की। तो एक स्थिति ऐसी हमारी बड़ी विकराल बनी हुई है। तो सीधा डिफिसिट है हर महीने, हर साल। देखिए आप कोई भी बच्चा जो इकोनॉमिक सर्वे को 5-10 साल से देखते जाइए, आपको निरंतर जो है डिफिसिट दिखाई देगा और वो क्यूमुलेट हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो आई है इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही, बल्कि स्टेट पे लोगों की डिमांडें बढ़ती चली जा रही। हालांकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एक कल्याणकारी राज्य में ऐसा होना ज़रूरी भी है। स्टेट का डिफिसिट कोई बुरी बात भी नहीं है, परंतु क्या कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आ जाएगी कि एक दिन हम हाथ खड़े कर देगा हमारा स्टेट कि अब मैं अपनी ऑब्लिगेशंस को नहीं निभा सकता। और अब तो स्थिति ये है कि कर्जा ले रहे हैं और कर्जा लेकर भी कर्जा चुका रहे, तो इस स्थिति में भी हम जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती कोई भी सरकार हिमाचल में आए उसके सामने खड़ी है। ऐसे में हमारी कर्मचारियों की जो OPS की डिमांड है वो भी बड़ी वाजिब है, परंतु ये भी समझना पड़ेगा OPS के बाद जो स्टेट के ऊपर जो और बर्डन पड़ेगा उसकी स्थिति क्या होगी। फिर कई कर्मचारियों के पुराने पेमेंट बची हुई है, उनके एरियर बचे हैं, वो भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, बहुत ज़्यादा कर्जा है उसका भी। तो कैसे गवर्नमेंट करेगी। एक मैं बताता हूँ, जो बजट में जो पैसा आपको देना ही पड़ता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम मैं कोई स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मुझे क्वार्टर का किराया हर महीने देना है, राशन का हर महीने देना है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, बिजली का हर महीने देना है, पेंट मैं लूँ ना लूँ, किताब में कोई लूँ ना लूँ, वो दूसरी बात है। तो ऐसा जो खर्चा हमारे हिमाचल का है, मैं बताऊँ आपको, तो आप देखेंगे जो टोटल खर्चा हिमाचल को देना ही पड़ता है हर साल,
तो उसमें से 70% जो है वो किससे बनता है? वो बनता है जो इनकम आती है उसका 70% किस में जाता है? 42% तनख्वाहों में, चाहे वो आउटसोर्स पे लगे हों, पक्की नौकरी करते हों, कैसी नौकरी करते हो सरकार की, उनकी तनख्वाह में। 24 या 21% पेंशन में, जो बूढ़े हैं, और 14% जो लोन लिया उसका ब्याज देने में। तो आप देख लें लगभग बहुत बड़ा हिस्सा ये कवर कर जाता है। 70% तक, 80% तक जो भी स्टेट को इनकम होती है उसका इतना परसेंट तो हमें पहले ही वापस करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। उसके बाद जो थोड़ा बहुत भी 22% बचता है उससे हम कोई सड़कों के लिए या कोई और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे कि कल को कोई फ़ायदा हो सकता है, वहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं। और इन पेंशनों में केवल कर्मचारियों की पेंशन नहीं होगी, जो बूढ़ों को पेंशन है वो भी इसमें शामिल होंगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जितने भी कल्याणकारी हमारे, तो स्थिति ये है हमारी कि भई स्टेट के फाइनेंसेस बहुत दरिद्र स्थिति में है। स्टेट के पास एक्स्ट्रा रिसोर्स इनकम नहीं है। ये जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी लागू किया था उसके तहत हमें 2-3 साल तक, 4 साल तक काफ़ी पैसा सेंटर से रिम्बर्स हुआ है, और 22 के बाद वो भी बंद हो जाएगा क्योंकि वो पैसा हमें लौटा दिया जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? और कई लोगों का ये मानना, जब कांग्रेस विपक्ष में थी, उनका ये मानना था कि जो 13वें फाइनेंस कमीशन के सामने हम बढ़िया तरीके से अपनी डिमांड को रख नहीं पाए और वहाँ से जो हमें शेयर एलोकेट हुआ वो बहुत कम हुआ। जबकि अन्य स्टेट्स को काफ़ी अच्छा शेयर फाइनेंस कमीशन ने एलोकेट किया। हिमाचल के साथ अन्याय हुआ। फिर ऊपर से हमारा जो स्पेशल स्टेट का जो पैकेज था, वो जीएसटी लागू होने के बाद वो भी बंद हो गया। तो उस सब से भी हम हर्ट हुए। और बीइंग अ पहाड़ी स्टेट हमारे कुछ हैंडीकैप्स भी हैं। आप देख लें जितने भी पहाड़ी स्टेट है, किसी का भी फिजिकल डिफिसिट बहुत अच्छा नहीं होगा। वो सरकार के रेमो रेमो करम पे ही चलते, चाहे नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस स्थिति को जस्टिफाई करें, परंतु सेंटर हमें सहयोग भी करेगा, पर कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार को भी और जो हमारे नेता हैं उनको भी कोई ऐसा मार्ग ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम इस बढ़ते हुए कर्ज को चुका सकें। हिमाचल के लोग अमीर हो सकते हैं, यहाँ की स्थिति अच्छी हो सकती है, पर राज्य हमारा गरीब है, इसकी स्थिति बहुत खराब है। तो कैसे नेतागण इसको यूज़ करेंगे, कैसी स्थिति इसको करेंगे? ऐसे में एक प्रश्न ये भी उठता है, क्या जो 1 रुपया हम किसी शिक्षा पे खर्च करते हैं, स्वास्थ्य पे खर्चे करते हैं, कर्मचारी पे खर्च करते हैं, जिस पे भी खर्च करते हैं, क्या उसकी उपयुक्त कीमत राज्य को वापस मिलती है? ये प्रश्न तो डेफ़िनेटली बनता है। चाहे सड़कों का निर्माण करते हैं, क्या उसमें सही मायनों में जो हमने लगाया है वो वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी स्टेट को करनी पड़ेगी देर सवेर, तभी शायद हम इसको निपट सकेंगे। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने नौकरियों पर जो आउटसोर्स का जो एक मेला खोल के रखा है, आउटसोर्स पे लोग लग जाते हैं, गवर्नमेंट सोचती है हम कम सैलरी दे के इनको चलाएँगे, बाद में वही लोग यूनियन बना के संगठित होते हैं, पीटीए बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, और बाद में वो सारे बेनिफिट ग्रेजुअली वो ले लेते हैं। बात वहीं आ जाती है। तो कैसे स्टेट इसको मैनेज करेगा? किस तरह से स्टेट अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को टैकल करेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक उदाहरण इसका ये भी आप देखें, कई गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं हमारे आज, जो कि खाली पड़ चुके हैं। बच्चे नहीं हैं वहाँ, 15-20 बच्चे हैं, तब भी वो स्कूल चल रहे हैं। कई 2 बच्चों से स्कूल चल रहे हैं। ये एक पॉपुलिज़्म के नाम पे कि हमें स्कूल चलाना है, तो हम 2 बच्चों से भी चलाएँगे। चाहे वहाँ के बच्चे, बाकी गाँव के बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले गए हैं या शहर माइग्रेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, पर हमने स्कूल चलाना है। कोई इस तरह की जो हमारी, और हर जगह जो है स्कूल अपग्रेड किए जा रहे हैं, +2 बनाए जा रहे हैं जी, चाहे बच्चे 2 ही हों। इस तरह की जो ये पॉपुलिस्ट नीतियाँ हैं, ये बड़ी भारी पड़ रही है हमारे को। तो इस विषय में भी स्टेट को सोचना पड़ेगा। कॉलेजों के क्षेत्र में देखिए, जगह-जगह जाके कॉलेज दे दिए गए। मतलब इसके वीरभद्र जी के काल में तो विशेषकर हुआ, फिर जयराम जी ने भी इसको आगे बढ़ाया, और भी पहले हुआ, और आज कई कॉलेज ऐसे जहाँ पर 200-250 से ऊपर स्ट्रेंथ नहीं। वहाँ पर इतनी महंगी फैकल्टी रख के क्या फ़ायदा है उसका? क्या उसकी जगह जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेजेस थे उनको डेवलप नहीं किया जा सकता था? वहाँ हॉस्टल नहीं बनाए जा सकते थे, ताकि इंस्टीट्यूशन भी बड़ा होता और थोड़ा खर्चा भी कम होता? पर हर जगह हर वैली को खुश करने के लिए कॉलेज दिए जा रहे हैं, तो कितना एक्सपेंडिचर, कितनी बिल्डिंग उसमें बनेगी और कितना खर्च हो जाएगा? तो इस तरह का जो पॉपुलिस्ट हमारा चला है ड्रामा, इसको भी सोचने की ज़रूरत है। ये कब तक हम इसको बियर करेंगे? लोग भी माँग करते हैं, हाँ जी, स्कूल को +2 बना दो, इसको ये कर दो, स्ट्रेंथ उसमें है नहीं पर वो माँग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट कैसे इसको अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज कर सकती है। और बात अगर पेंशनों की है, तो नेता लोग भी अपनी पेंशन देखें, और कर्मचारियों की पेंशनों की भी है, तो उसमें कोई एग्रीमेंट गवर्नमेंट कैसे लेती है, क्या करती है, ये भी एक प्रश्न है। अन्यथा एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में हिमाचल की सरकार जाने वाली है। जब ये जाएगी, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कर्मचारियों पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उनकी सैलरियाँ फ्रीज़ हो सकती है या बंद हो सकती हैं, क्या होगा? वो तो चलो भगवान ना करे ऐसा हो, तो वो तो पड़ेगा ही, और भी कई लायबिलिटी स्टेट दे नहीं पाएगा, इन्वेस्टर भाग सकते हैं। तो क्या करें? ऐसे में हमें सोचने की ज़रूरत है
क्या स्टेट को टैक्स के नए रेवेन्यू तलाश करने चाहिए, इनकम के नए रेवेन्यू जनरेट करने चाहिए, और वो करेगा तो कहाँ से करेगा, और क्या स्टेट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, कई सर्विसेज को छोड़ना पड़ेगा, क्या शिक्षा के कई क्षेत्र छोड़ने पड़ेंगे, या स्वास्थ्य को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्या करेगा स्टेट। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, और ये आने वाले वक्त में हमें डील करनी पड़ेगी। अभी तक हमने जो है, जैसे वो कुकड़ होता है ना, शुतुरमुर्ग की तरह हमने मिट्टी में अपना मुंह छुपा के रखा हुआ है। हर नेता ने कोई कड़वी बात नहीं करना चाहता, पर जब ये वक्त आएगा तो मुंडियाँ बाहर निकालनी पड़ेगी और अपने परिणामों को फेस हिमाचल को करना ही पड़ेगा। तो देखें हमारे स्टेट की जो ये आर्थिक जो मुद्दे हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्डअप हो रहा है, इससे कैसे हमारी लीडरशिप निपटती है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। परंतु हमारी युवा पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि ये स्टेट की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, स्टेट के रेवेन्यू के सोर्स बहुत कम हैं, उनकी इनकम कम है, सेंटर से भी ग्रांट उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है, और मिल भी जाए तो अपने बूते पे हम क्या कर रहे हैं, सोचने का प्रश्न है। तो क्या करेगा ऐसे में हिमाचल, कोई कहाँ से इनकम जनरेट करेगा, इस विषय में सोचने की बहुत बड़ी बात है। अन्यथा स्टेट जो है फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ सीधा रेस लगा रहा है। तो ये वक्त ही बताएगा हम कहाँ बैठते हैं। तो एक बार फिर से धन्यवाद।